हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। समाजशास्त्र का एक और नया मॉडल पेपर बहुत ही सरल आसान शब्दों में आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। शुरुआत करते हैं। हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। निर्देश अगर आप यहां पे देख सकते हैं। सीधा मुद्दे की बात करते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। लैटिन ग्रीक भाषा, ग्रीक एवं अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच एवं लैटिन भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा लैटिन एवं ग्रीक भाषा। जो सोशियोलॉजी शब्द है ये लैटिन एवं ग्रीक भाषा शब्द से उत्पत्ति हुई है। दूसरा क्वेश्चन कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। 1872 में, 1881 में, या फिर 1901 में, या फिर 1951 में। तो आपको बता दें कि जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, और जो है संपूर्ण जनगणना एक साथ जो कराई गई थी वो 1881 में कराई गई थी। तो यहाँ पहला पूछा है तो इसलिए आपका 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, कास्ट क्लास एंड एक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरई, या फिर योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका जी.एस. घुरई जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट। अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसने दिया है। तो अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, एडम स्मिथ ने, या फिर दुर्खीम ने। तो अदृश्य जो हाथ है इसका सिद्धांत दिया है एडम स्मिथ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, गांधी जी। इसमें राइट आंसर आपका ज्योतिबा फुले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वें पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना % आरक्षण प्रदान दिया गया है। 25%, 33%, 50%, 10%। सही जवाब इसमें हो जाएगा 33% जो है आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं। वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, सतीश धवन, होमी जहांगीर भाभा। जिसमें भारत का हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का अधिनियम कब पारित हुआ था। 2002 में, 2005 में, 2010 में, या फिर 2012 में। सही जवाब इसमें हो जाएगा 2005 में आरटीआई आया था। नेक्स्ट है कि दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1955, 1961, 1975, या फिर 1986 में। सही जवाब हो जाएगा कि 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम जो हो पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्न से कौन सी एक वैश्वीकरण की विशेषता है। स्थानीयकरण, आर्थिक एकीकरण, अलगाववाद। तो इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही जवाब का हो जाएगा आर्थिक एकीकरण जो है ये वैश्वीकरण की विशेषता मानी जाती है। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बात करते हैं लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो आपके पेपर में हूबहू छपने वाले। दोस्तों, आइए सरल शब्दों में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पाएंगे, सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है इसलिए आप वहाँ रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें लिखेंगे सामाजिक आंदोलन। ये जो आंदोलन किया जा रहा है ये समाज में किया जा रहा है, सामाजिक लोगों के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, इसका मतलब ये है कि समाज में कोई परिवर्तन लाना है, कोई बदलाव लाना है, इसीलिए आंदोलन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें लिखना है सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं। यह आंदोलन अपने समाज में परिवर्तन लाने के साथ साथ दूसरे समाज में भी परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। तो सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंपर्क माध्यम से आप क्या समझते हैं। इसमें लिखेंगे जनसंपर्क। जनसंपर्क का अर्थ जनता से संपर्क रखना है या जनता से संपर्क करना है। जब संचार की प्रक्रिया सामूहिक स्तर पर या बड़े पैमाने पर होती है तो उसे जनसंचार कहा जाता है। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं आज के डेट में। उदाहरण के तौर पे सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सब जो है जनसंपर्क के माध्यम होते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अथवा करके सवाल पूछा गया है। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, अथवा करके पूछ सकता है, यहाँ पे भूमंडलीय रहेगा। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपको एक लाइन में डिफाइन करूँ तो बस आप इतना समझ लीजिए कि वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे चीन मान लेते हैं, ठीक है। चीन जो है अपने जो सामान है, अपनी वस्तु जो है वो दुनिया के कई सारे देशों में बेचता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी उसकी सामान जाती है उसके साथ उसकी संस्कृति, उसकी भौगोलिक दशाएं, सब कुछ आदान प्रदान होता है। तो जब एक देश का, ठीक है, कई सारे देशों में संस्कृति, आयात निर्यात वस्तु या फिर कोई और चीज़ें फैल जाए तो उसे हम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। इसको ऐसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ग्रामीण समुदाय क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है ग्रामीण समुदाय के बारे में। जो समुदाय गांव में रहती है वही ग्रामीण समुदाय कहलाती है। जिसमें लिखेंगे ग्रामीण समुदाय जिस समुदाय की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में या पशुपालन कार्य में लगी होती है उसे ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समुदाय की 4 विशेषताएं बताइए। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, 4 विशेषता आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहली विशेषता है कि गांव के लोग क्या करते हैं, मुख्यतः कृषि का काम करते हैं। दूसरा, संयुक्त परिवार गांव में देखने को मिलती है, यानी सारे परिवार मिलकर रहते हैं। जाति व्यवस्था भी देखने को मिलती है, वहाँ पे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। पिछड़ापन भी, सामाजिक पिछड़ापन भी देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आप इसके बारे में ले सकते हैं, पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के जो 4 कार्य होते हैं उसका उल्लेख कीजिए। पंचायत कार्य के जो है कौन कौन से कार्य होते हैं, इसमें लिखेंगे स्थानीय तौर पर विकास करना, पहला पॉइंट। दूसरा, आर्थिक विकास के लिए योजना एवं कार्यक्रम बनाना, तीसरा पॉइंट। शमशान एवं कब्रिस्तान के लिए रख रखाव करना, और चौथा है स्थानीय स्तर पर जो है रोजगार उपलब्ध कराना, जैसे कि मनरेगा वगैरह है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे जनतांत्रिक राजनीति, इसमें लिखेंगे जनतांत्रिक राजनीति व्यवसाय के अंतर्गत राजनीतिक दलों के माध्यम से शासन व्यवस्था का कार्य रूप दिया जाता है। इसमें आगे लिख सकते हैं कि जनतांत्रिक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो शासन को बदल देने के लिए नियमित संवैधानिक अवसर प्रदान करती है। कहने का मतलब ये कि जो जनता होती है, जनता ही सरकार चुनती है, ठीक है। तो सरकार को बदलने के लिए, सरकार को बनाने के लिए पावर किसके पास है, जनता के पास है। तो जन मतलब होता है लोग, यानी जनता। तांत्रिक ने जनता से बना जो पूरा समूह है, जो समाज है, वो सरकार बनाती है, राजनीति तय करती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। इसमें आप लिखेंगे सांस्कृतिकरण में, सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति जो है या फिर जनजाति, अन्य समूह या फिर उच्च जातियों को मूल आदर्शों, कर्तव्यों को अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं। ऐसी विचारधारा को अनुसरण करना जो है सांस्कृतिकरण कहलाता है। अगर इसको एक लाइन में समझना है तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं, उच्च धर्म के लोग होते हैं, उच्च कुशलता में लोग होते हैं, ऐसे लोगों को देखकर जो छोटे लोग होते हैं, छोटे में जो गरीब होते हैं या फिर जिनके पास उतना धन नहीं होता है, जो निम्न जाति के होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन बड़ी जातियों को, बड़े लोगों को देखकर इनका अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं और उसी की तरह काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है, मतलब अपने संस्कृति में बदलाव लाना, ठीक है, यही प्रक्रिया कहलाती है। आगे यहाँ पे आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं लिखिए। तो 3 विशेषताएं आपको यहाँ पे लिखना है। पहली है यहाँ पे आधुनिकीकरण समाज में परिवर्तन होता है, यानी आधुनिकीकरण से क्या होता है, समाज में बदलाव देखने को मिलते हैं। दूसरा है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया परिवर्तनीय होती है, यानी हमेशा बदलता रहता है। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण के अंतर्गत नगरीकरण और औद्योगिकरण जो है ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये कुछ 3 विशेषताएं हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न है नगरीय समाज की 3 विशेषताएं बताइए, यानी जो समाज नगर यानी शहर में रहती है उनके बारे में आपको बताना है। तो सभी जानते हैं समाज में कैसे लोग रहते हैं। पहला यहाँ पे नगर में जो समाज होती है वो एकल परिवार देखने को मिलती है, यानी वहाँ पे एक एकल ही परिवार आपको मिलेगा देखने के लिए।
दूसरा है नगर समाज में द्वितीय और तृतीयक सेवा कार्य में लोग लगे रहते हैं। द्वितीयक सेवा का मतलब उद्योग में, तृतीयक सेवा का मतलब सेवा में, सर्विस में लगे रहते हैं। अगला है नगरीय समाज में विभिन्नता जो है या भिन्नता देखने को मिलती है, कोई किसी से मतलब खास रखता नहीं है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न की। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए फटाफट इन पर नजर डालते हैं, कैसे फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में एकता और अनेकता के बारे में आपको लिखना है। तो आपका ये हेडिंग बन जाएगा। क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको बता दिया था कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे जो है भारतीय समाज में एकता में अनेकता को आपको परिभाषित करना है। इसमें आप लिखेंगे भारतीय समाज में अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां, संस्कृतियां होने के बावजूद एक साझा भारतीय पहचान पाई जाती है। इसे ही एकता में अनेकता कहा जाता है। इधर उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों का अपना खान पान है, अपना पहनावा है, और लेकिन राष्ट्रीय पर्व लोकतांत्रिक मूल्यों को सबको जो है एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है उपनिवेशवाद या फिर ब्रिटिश शासन कह सकते हैं, और जाति व्यवस्था में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बतानी है। तो अंग्रेजों ने भारत में जाति व्यवस्था को अधिक और औपचारिक बना दिया। उन्होंने जनगणना के माध्यम से जातियों को गिनना और उन्हें श्रेणीबद्ध करना शुरू किया था। इससे जातियों के बीच आपसी दूरी बढ़ी और जातिगत पहचान राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हो गई। कुछ जातियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने से समाज में नई असमानताएं पैदा हो गई। तो ब्रिटिश शासन काल में जाति व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे है कि स्त्री के आंदोलन और समाज में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो महिला आंदोलन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे महिला आंदोलन ने पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दी है और समाज में निम्नलिखित बदलाव किए हैं। पितृसत्तात्मक सोच का मतलब ये होता है जो पिता मालिक होते थे, पिता ही घर में मालिक होते थे, वो कहीं के उनको बदलने का काम किया है महिला आंदोलन ने। ठीक है, आगे इसमें कौन कौन से कानूनी सुधार हुए हैं, तो उसमें जैसे बाल विवाह है, सती प्रथा है, दहेज के खिलाफ जो है कड़े कानून, ये सब जो है कड़े जो है कानूनी कार्यवाही किए गए हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे संविधान भी में कानून बनाए गए हैं जिसमें महिलाओं को जो है संरक्षण मिलता है। ठीक है, आगे इसमें अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, तो महिलाओं को संपत्ति में, शिक्षा में समान अधिकार दिया गया है। जागरूकता में देखा जाए तो आंदोलन ने महिलाओं को अपने सुरक्षा और सम्मान के लिए जो है जागरूक किया है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दबाव समूह क्या है और लोकतंत्र में किस प्रकार ये भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो लिखेंगे दबाव समूह उन लोगों का संगठन है जो अपने विशेष हितों जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी आदि के लिए सरकारी नीतियों को जो है प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें दबाव समूह कहते हैं। इनकी क्या भूमिका है लोकतंत्र में, तो उसमें लिखेंगे ये सरकार को जनता की समस्याओं को अवगत कराते हैं, तानाशाही पर रोक लगाते हैं, लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाते हैं और चुनाव नहीं लड़ते हैं बल्कि बाहर रहकर सरकार पर दबाव डालते हैं। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं क्वेश्चन। अगला है यहाँ पे कि हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम क्या रहे हैं, हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, क्या सामाजिक परिणाम रहे, इसके बारे में आपको लिखना है। हरित क्रांति 1960 के दशक में अनाज उत्पादन को बढ़ाया गया, लेकिन इससे समाज में बहुत सारे परिणाम निकल कर सामने आए। क्या रहे, तो पहला देखिए असमानता देखने को मिली, अमीर किसान और अधिक लाभ हुआ और अमीर होते चले गए जबकि छोटे किसान जो है कर्ज में डूब गए। बेरोजगारी कहीं की देखने को मिली, मशीनीकरण के कारण जो है खेतिहर जो मजदूर थे उनमें कमी देखने को मिली और वो बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट है पलायन, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो कृषि में काम जो है कम होने से ग्रामीण जो लोग थे वो शहर की तरफ पलायन कर गए। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं इसका परिणाम देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि जनसंपर्क के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो जनसंपर्क जो माध्यम है इसमें लिखेंगे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख वाहक यानी साधन माने जाते हैं। और कैसे माने जाते हैं, तो उसमें देखेंगे पहला शिक्षा एवं जागरूकता, ये समाज की बुराइयों के खिलाफ जनमत तैयार करते हैं और अपनी बातों को जनता के सामने रखते हैं। आधुनिकीकरण की बात करें उसमें लोग नई तकनीकी, वैश्विक संस्कृति और लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में जान लेते हैं, किस प्रकार से कहाँ क्या घटना हो रही है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे जो जनसंपर्क है इससे कनेक्टिविटी बनी रहती है, एक देश के लोग दूसरे देश से जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़कर जो है कोई भी बातें होती हैं साझा कर लेते हैं। उस प्रकार से कहीं न कहीं जन जागरूकता ये प्रसार
प्रचार प्रसार होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, जैसे कि विस्तृत ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा आपको यहाँ पे। हालांकि इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन दिया रहेगा, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन अथवा करके आपको ऑप्शन में दिखेगा। क्वेश्चन यहाँ पे एक जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है, तो इसका एक डायग्राम बनता है। लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे जो डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे डायग्राम बनानी है। अगर डायग्राम बना देते हैं तो पूरा अंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड अवस्था, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड अवस्था। इस प्रकार से 3 अवस्था बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ देशों का नाम लिख सकते हैं, या फिर जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं अर्ध विकसित देश लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं विकासशील देश लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं विकसित देश लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप विकसित देश ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने के बाद जो है फिर इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कोई आंकड़ा लिख सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे करके यहाँ 25 लिख सकते हैं, कुछ भी आंकड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर जो है इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे 2 लाइन खींचनी है। दोनों जो लाइन रहेगी कुछ प्रकार से रहेगा। एक लाइन रहेगी आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे बनानी है। ठीक है, दूसरी वाली जो लाइन रहेगी कुछ इस प्रकार से ऐसे बनानी है। फिर तीसरी लाइन में इस पे नीचे कर देना है। बस अगर इतना बना देंगे तब आपका पूरा काम हो जाएगा। ऐसे पूरा डायग्राम बनेगा। लगभग अगर आप इतना बना देंगे तो मान के 2 नंबर तो डायग्राम पे ही मिल जाएगा। पहली अवस्था में यहाँ पे उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है। दूसरी अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिलती है, और तीसरी अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो है वही सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले यह सिद्धांत बताता है कि आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में बदलाव होता है। इसके 3 चरण देखने को मिलते हैं। जो पहला चरण था उसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर देखने को मिला था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा चरण देखिए, दूसरे चरण में जन्म दर ऊंची लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होता है, इसलिए धीरे धीरे क्या होती है गिरावट देखने को मिलती है, और मृत्यु दर भी धीरे धीरे क्या होती है गिरावट देखने को इस प्रकार से मिलती है। ठीक है, तीसरा जो चरण होता है इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में भारी गिरावट होती है, यानी दोनों क्या होता है निम्न होता है। तो डायग्राम बना के लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिकरण क्या होती है, तो उसके बारे में शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं। एमएन श्रीनिवास द्वारा दी गई इस अवधारणा का अर्थ है जब कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति रीति रिवाजों, विचारों या फिर जीवन शैली को अपनाकर अपने सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है, तो उसे सांस्कृतिकरण कहा जाता है। इसकी आलोचना भी बहुत की गई है, जैसे कि विद्वानों का मानना है यह अवधारणा जाति व्यवस्था के भेदभाव को स्वीकार करती है, और यह मानती है कि उच्च जातियों की जीवन शैली की ही श्रेष्ठ है। इसमें महिलाओं की स्वतंत्रता अक्सर कम हो जाती है, क्योंकि वे उच्च जातियों के पितृसत्तात्मक नियमों का जो है अपना लेती हैं। तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में लिखने के लिए, तो आप इसमें लिखेंगे भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज को कई जो है गहराई से प्रभावित किए हैं। तो इसमें पहला है आर्थिक प्रभाव, इसमें लिखेंगे विदेशी निवेश बढ़ा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। हालांकि छोटे जो स्थानीय उद्योग थे उनका जो है प्रतिस्पर्धा हुई है, कंपटीशन बढ़ा है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप ये आर्थिक प्रभाव इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा आपका है यहाँ पे सांस्कृतिक प्रभाव, इसमें लिखेंगे कि खान पान जैसे फास्ट फूड वगैरह है, पहनावा और भाषा जैसे कि ये सब बदलाव देखने को मिले हैं, ऐसे इसे सांस्कृतिकरण के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी और भारतीय संस्कृति को जो काफ़ी मेल जोल रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव, इसमें लिखेंगे कि मध्यम वर्ग के जो विस्तार हुआ है और लोग अधिक जो है उपभोक्तावादी हो गए हैं, यानी समाज में जो लोग हैं वो कहीं न कहीं वस्तु का ज़्यादा उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार से तो ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं, सरल शब्दों में आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।